no gold is not enough. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, साथ साथ मेंस की पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तो फ़िलहाल MPPSC की जो भी वैकेंसीज़ हैं उसको सरकार ने स्थगित कर दिया है नोटिस के माध्यम से। फिर भी हमें अपने लॉकडाउन का सदुपयोग करना है, क्योंकि जो भी आपके कंप्यूटर छात्र हैं या फिर सहपाठी बंधु हैं वह सभी अपने टाइम का सदुपयोग निश्चित तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम चालू करने वाले हैं मौर्य वंश के सबसे प्रमुख शासक चंद्रगुप्त के बाद अशोक के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, अशोक के प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में हमने देखा, उसके बाद अशोक की धम्मनीति के बारे में देखा और उसके बृहद शिलालेखों के बारे में देखा। अब उसके बाद दो और चीज आती हैं, स्तंभलेख और लघु शिलालेख। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को तो मैं आपको एक साथ बताते ही चलूंगा, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्री के फैक्ट जो हैं सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो चालू करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में। तो इसमें प्रमुख 9 स्तंभ लेख हैं। इनके नाम देखते हैं: मेरठ स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, रंगपुरवा स्तंभ लेख, सांची का स्तंभ लेख, इसके बाद सारनाथ का स्तंभ लेख, रुम्मनदेही का स्तंभ लेख और अंत में है रानी का अभिलेख, जिसे कौशाम्बी स्तंभ लेख कहा जाता है। कुछ प्रमुखों के नाम इसलिए मैंने यहां पर लिखे हैं क्योंकि सभी के नाम लिखना और सभी को याद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को अपने ध्यान में रखना है जो पूछे जाते हैं, जिनसे प्री के फैक्ट बनते हैं और जो मेंस में पूछे जाने की संभावना होती है। तो आइए एक एक करके हम इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है मेरठ स्तंभ लेख। अब जैसा कि नाम से पता है, मेरठ स्तंभ लेख मतलब मेरठ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहां पर देखना है कि फिरोज शाह तुगलक जो था, तुगलक वंश का शासक मध्यकालीन में, वह इसे दिल्ली लेकर आया था, अर्थात दिल्ली में इसको स्थापित कर दिया था मेरठ से। इसके बाद फर्रुख सियार के शासनकाल में इसको खंडित कर दिया गया था। तो आज इसके खंडित अवशेष जो है वही हमें प्राप्त हो पाते हैं। इसमें हमको अशोक के बारे में और अशोक के शासन पद्धति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। साथ साथ अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें जो है टोपरा स्तंभ लेख। यह टोपरा गांव जो कि यमुनानगर हरियाणा में स्थित है, यहां पर से प्राप्त हुआ है। इसे भी फिरोज शाह तुगलक अपने सल्तनत वंश के दौरान, या कहा जाए तो अपने शासनकाल के दौरान, दिल्ली लेकर आ गया था। तीसरे की बात करें, प्रयाग स्तंभ लेख। तो अगर 3 नंबर में पूछा जाता है या अति लघुत्तरीय प्रश्नों के तौर पे पूछा जाता है तो हमें पहले बताना है इसका स्थान क्या है, यह किससे संबंधित है। तो आपको सबसे पहले लिखना है अशोक के स्तंभ लेखों में से प्रमुख, है ना। यह पहला पॉइंट बन गया। अब स्थल, प्राप्ति स्थल में आप लिख सकते हैं कौशाम्बी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब तीसरा जो पॉइंट है वह यह है कि अकबर द्वारा इलाहाबाद जिले में, मतलब इलाहाबाद जिले में इसको लाया गया। यह आपका 3 पॉइंट हो गया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला यहां पर ऐसे ही यहां पर लिखी जाएगी। इसको आप इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। पहला कि भाई अगर ये स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख है तो यह किस शासक से संबंधित है, तो यह अशोक से संबंधित है। दूसरा, इसको यह स्थापित कहां पर है, तो कौशाम्बी में है। और तीसरा जो है तो अकबर द्वारा इलाहाबाद जिले में इसे लाया गया। इस तरह ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम चौथे स्तंभ लेख की बात करें जो है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। तो लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख है वह वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित है। ठीक है, और यहीं से इसका स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था। चंपारण जिला जो है यहां पर उससे प्राप्त हुआ था। अब यहां पर खास बात क्या है कि मयूर चित्र यहां पर अंकित है इस स्तंभ लेख में। अब इसको अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हुआ तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, इसके बारे में पहला पॉइंट होगा। अशोक के प्रमुख स्तंभ लेखों में से एक, वर्तमान में कहां पर है, चंपारण जिला, बिहार से प्राप्त हुआ था हमें, और इस पर क्या है, मयूर चित्र अंकित किया गया है। अपने 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब 5वें पॉइंट की ओर देखते हैं, रामपुरवा स्तंभ लेख।
तो 2 स्तंभ लेख यहां पर प्राप्त हुए थे। एक स्तंभ लेख जो है वह यहां पर लेख विहीन था, अर्थात इसमें जो ज्यादातर चीजें हैं वह यहां पर मिट चुकी हैं, अर्थात देखने योग्य नहीं हो पा रही थी। अब जो दूसरा है जो लेख युक्त है ना, जिसे हम आदमी पढ़ भी पा रहे हैं, यह सिंह की आकृति यहां पर उत्कीर्ण होती है। तो यहां पर यही पूछा जाएगा कि रंगपूर्वा स्तंभ लेख में कितने स्तंभ लेख प्राप्त हुए, तो अपन को बोलना है 2, परंतु एक जो था वह लेख युक्त नहीं था, या कहा जाए तो वह हम मतलब आम इंसान उसको पढ़ नहीं पा रहे। दूसरा जो है उसमें से सिंह की आकृति उत्तीर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। और लेख विहीन जो स्तंभ लेख है उसमें वृषभ या जिसे बैल कहा जाता है उसकी आकृति जो है अंकित है या उत्तीर्ण है। अब हम छठवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा सांची का स्तंभ लेख। सांची आपको पता है बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख स्थल है। तो ये रायसेन एमपी से प्राप्त है। एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाएगा, सांची नाम बहुत सरल है, आपको पता भी है, काफी लोगों ने सुन रखा है। तो आप पहला लिख लेंगे कि इस अशोक के स्तंभ लेखों में से एक प्रमुख लेख था। दूसरा जो है रायसेन एमपी से प्राप्त हुआ था, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है। अब इसमें तीसरा जो अब आपको जो अपने से लिखना है, अब यह सांची का है और अशोक भी अपना बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आप लिख सकते हैं कि अशोक के शासनकाल में संबंधित था। अशोक के शासनकाल से संबंधित का मतलब यह बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ बातें अवश्य कह रहा होगा। ये आपको यहाँ पर ट्रिकी माइंड लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो चेकर है वह आपके इस तीसरे पॉइंट को नहीं काट पाए, क्योंकि सांची जो है वह बहुत बौद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, सातवां पॉइंट अगर हम देखते हैं सारनाथ स्तंभ लेख की ओर, तो यह क्या था, बनारस यूपी से प्राप्त हुआ था। आठवां जो है रुम्मनदेई स्तंभ लेख, यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अब इसमें देखिए यहां पर कि यहां पर शासनादेश किया गया है, अर्थात अशोक द्वारा शासन को संचालित करने के लिए जो प्रमुख आदेशों की आवश्यकता पड़ती है उसका यहां पर वर्णन किया गया है। साथ साथ बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ है वह हमें यहां पर पता चलता है, और अगर इसका स्थान कहां पर है या रुम्मनदेई अभिलेख हमें प्राप्त कहां से होता है, तो यह वर्तमान में नेपाल से हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आपको इन सब पॉइंट को याद रखना है। हमने वही चीज बोर्ड में लिखी है जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में लिख सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखा गया है। और जो कोई फैक्चुअल है या फिर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन्हें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया है। ठीक है, नौवां देखते हैं और अंतिम स्तंभ लेख जो है अपना रानी का अभिलेख, या जिसे हम कौशाम्बी स्तंभ लेख कहते हैं। यह वर्तमान में इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। अब इसमें क्या है, रानी का अभिलेख इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख होता है। कह सकते हैं अशोक के परिवार का उल्लेख कहां पर हुआ है, तो यह कह सकते हैं रानी का अभिलेख। अब रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें रानी कारुवाकी का यहां पर वर्णन हुआ है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और कौशाम्बी का स्तंभ लेख क्यों कहते हैं, क्योंकि जो तत्कालीन कौशाम्बी था वह वर्तमान के इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए यहां पर उसे कौशाम्बी का स्तंभ लेख कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे स्तंभ लेख की जो श्रृंखला है वह यहीं पर संपन्न होती है। अब अगर हम देखते हैं अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में, तो यहां पर प्रमुख 7 जो हैं वह लघु शिलालेख हैं। यह आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आपको महत्वपूर्ण इसमें यहीं पर यही है कि यह किस स्थान से संबंधित था या फिर यह कहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश से, दूसरा जो है गुर्जरा दतिया से, तीसरा जो वैराट का है लघु शिलालेख वह जयपुर राजस्थान से प्राप्त होता है, चौथा जो है मास्की का लघु शिलालेख वह रायचूर कर्नाटक के प्रदेश से प्राप्त होता है। अगर हम पांचों की बात करें ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी आपको पता है पर्वत भी है, तो आपको बस यही दिमाग लगाना है कर्नाटका में ब्रह्मगिरी एक पर्वत भी है। तो चित्रलदुर्ग कर्नाटका में अवस्थित है अगर राज्य की बात है तो। छठवां जो है एर्रगुडी जो है कर्नूल आंध्र प्रदेश में है, और सातवां जो है अहरौरा जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह ये हमारा लघु शिलालेख के जो पार्ट हैं ये यहाँ पर पूरे संपन्न होते हैं।
तो इस तरह हमने यहाँ पर बृहद शिलालेख पढ़ लिया, स्तंभलेख पढ़ लिया और लघु शिलालेख पढ़ लिया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनसे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। जैसे मेरठ स्तंभलेख आपको पता ही है अशोक से संबंधित है, आपको इनके नाम याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको अपने आप बनेगा अशोक से संबंधित प्रमुख स्तंभलेख, पहला पॉइंट यही है, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेरठ से। अब किस शासक ने, है ना, या किसके शासनकाल के अंतर्गत इसे दिल्ली में स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक, या किस वंश का शासक बोलें तो तुगलक वंश के शासन में इसे जो है दिल्ली लेकर आया गया था। अगर कहाँ लेकर आया गया था पूछेगा तो आपको याद रखना है दिल्ली में लेकर आया गया था। और किस शासन ने या किस शासनकाल के अंतर्गत इसे खंडित किया गया था? तो आपको याद रखना है फर्रुखशियार वो शासक था जिसके शासनकाल में इसे खंडित किया गया है। अब अगर हम इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से टोपरा स्तंभलेख को देखें तो यहाँ पर हमको इसका स्थल जरूर याद रखना है कि यह हमें हरियाणा यमुनानगर से प्राप्त होता है। साथ साथ अगर दूसरा एक पॉइंट देखें तो फिरोज शाह तुगलक इसे भी उठाकर दिल्ली स्थापित कर देता है। तीसरे की बात करें प्रयाग स्तंभलेख, यह कौशाम्बी प्रयागराज में है, ठीक है। आपको याद रहेगा स्थल तो याद रहेगा ही प्रयाग स्तंभलेख का। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद जिले में लाया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चौथा जो है लौरिया नंदनगढ़, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस स्तंभलेख में मयूर चित्र अंकित था। तो आपको याद रखना है लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभलेख में जो है मयूर चित्र का अंकन किया गया है, ठीक है। पांचवा रामपुरवा स्तंभलेख। अब यहाँ पर सबसे प्रमुख पॉइंट जो आता है कि किस स्थल से या किस स्तंभलेख से अपन को दो स्तंभलेख प्राप्त होते हैं अशोक के। तो ये है यहाँ पर रामपुरवा स्तंभलेख, ठीक है। एक स्तंभलेख जो था उसमें जो है लेखा विहीन था, और लेखा विहीन होने के साथ साथ उसमें वृषभ या सांड की आकृति उत्कीर्ण थी, ठीक है, पहले वाले में जो लेखा विहीन था। और जो लेखा युक्त था वह सबसे प्रमुख क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसमें सिंह की आकृति बनी हुई थी और उससे भी प्रमुख है वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया है, ठीक है। सांची के स्तंभलेख में आपको याद रखना है रायसेन एमपी में है। सातवां जो है सारनाथ स्तंभलेख, यह आप सभी को पता ही होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। आठवां रुम्मनदेही स्तंभलेख, इसका प्री का पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ सकता है? सबसे छोटा स्तंभलेख अशोक का कौन सा था? तो आपको याद रखना है रुम्मनदेही स्तंभलेख जो है वह सबसे छोटा स्तंभलेख है। और साथ साथ बुद्ध के जन्म का प्रमाण अशोक के किस स्तंभलेख में प्राप्त होता है? तो वह अपन को बताना है रुम्मनदेही स्तंभलेख, ठीक है, बुद्ध के जन्म का प्रमाण। साथ साथ ऐसा कौन सा स्तंभलेख है जो नेपाल से प्राप्त हुआ? तो रुम्मनदेही स्तंभलेख, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पर प्री के आपको प्राप्त हुए। इन्हीं 3 को आप अगर संयोजित तरीके से अपनी आंसर राइटिंग में लिख देंगे तो ये मेंस का पॉइंट हो जाएगा, ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन आपको बताना है कौशाम्बी स्तंभलेख को कहते हैं, ठीक है। या कौशाम्बी स्तंभलेख को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इधर उधर घुमाए रानी का स्तंभलेख, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है? इलाहाबाद में। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि रानी कारूबाकी का परिचय या उसके बारे में कहाँ पर से या किस स्तंभलेख से जानकारी प्राप्त हुई, तो हमें याद रखना है निश्चित तौर से उसमें वहाँ पर रानी का अभिलेख नहीं लिखा होगा, क्योंकि अगर रानी कारूबाकी लिखेगा तो बहुत सरल हो जाएगा। आपको याद रखना है कौशाम्बी स्तंभलेख, ठीक है। इसके बाद अशोक के लघु शिलालेख में सभी प्री के पॉइंट ही लिखे हुए हैं, ये सब सिर्फ एक जगह का नाम है और किससे संबंधित है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं आपको अशोक से संबंधित जो है स्तंभलेख और लघु शिलालेख से संबंधित पूरी जानकारियां मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।